Assalamu alaikum everyone. This is Hafsa Mohammed Asif, your business and accounting instructor. आज हमारी AS अकाउंट्स 9706 की फर्स्ट क्लास है. लेट्स स्टार्ट. हम लोग सबसे पहले पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे. AS अकाउंट्स के अंदर आप लोग के पास दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो होगा वो आपके पास MCQs का पेपर होगा. यू विल बी हैविंग 30 MCQs और ईच MCQs की वर्थ 1 मार्क है. तो इट मीन्स ये 30 मार्क का आपके पास एग्ज़ाम होगा. देन पेपर 2 स्ट्रक्चर्ड पेपर है. इसके अंदर कैलकुलेशन और थ्योरी दोनों मिक्स होंगे. इस पेपर के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आएगा और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग से होगा. अच्छा, अकाउंटिंग वैसे तो 3 टाइप की होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग. आप लोग के सिलेबस में ना ही ओ लेवल्स में ना ही ए लेवल्स में टैक्स अकाउंटिंग नहीं है. ओ लेवल्स में अभी तक जो आप पढ़ के आए हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर किसी ने पढ़ी है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी. कॉस्ट अकाउंटिंग आपके ए लेवल सिलेबस में है. तो पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आएगा. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये 30 मार्क का होगा और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 15 मार्क का होगा. और क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही क्वेश्चन आएगा जो 30 मार्क्स का होगा. तो ये टोटल हो जाता है हमारे पास 90 मार्क्स का एग्ज़ाम. और इसके लिए आपके पास टाइम है 1 आवर 45 मिनट्स. जो हमने पेपर 1 की बात की रही, इसमें जो 30 MCQs हैं, 21 till 22 जो आपके MCQs होंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से होंगे और 22 ऑनवर्ड्स से लेकर 30 तक वो कॉस्ट अकाउंटिंग से होंगे. आज इंशाल्लाह ताला हम अब कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ये दो मेथड्स हैं बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन. सबसे पहले हम इंडिविजुअली इनके फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. जो आप अभी तक जिन्होंने ओ लेवल्स में अकाउंटिंग पढ़ी है उन्होंने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. जब रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते थे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता था. फिर ग्रॉस प्रॉफिट में हम अदर इनकम ऐड करते थे और एक्सपेंसेस को लेस करके, सिंपल फॉर्मेट लिख रही हूँ मैं भी, ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट नहीं, लेकिन और भी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी इसको सिंपल रखते हैं. तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता था, राइट. ये है फॉर्मेट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. रेवेन्यू, यहाँ पर समटाइम्स कॉस्ट ऑफ सेल लिखा होगा, समटाइम्स वेरिएबल कॉस्ट. तो रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा. कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन कहते हैं. देन आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा. इन दोनों का क्या मतलब है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट वो होती है दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट. फॉर एग्जांपल, अगर एक फैक्ट्री एक प्रोडक्ट बनाती है और उसकी कॉस्ट 100 रुपये आ रही है, तो अगर 10 प्रोडक्ट बनाएगी तो ये 100 into 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा. तो जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज़ होते रहेंगे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती रहेगी. जितना आउटपुट बढ़ेगा उतनी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, जितना आउटपुट कम होगा उतनी वेरिएबल कॉस्ट कम होती रहेगी. और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री का रेंट है. अगर आप फैक्ट्री बंद कर दें, उसमें एक प्रोडक्ट बनाए, 1000 बनाए या 10,000 बनाए, फैक्ट्री का रेंट उतना ही रहेगा. ये क्या है,
फिक्स कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट इस तरीके से फॉलो होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इसमें अभी और चीज़ें हैं, ये सिंपल समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब आते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में। सबसे पहले इसका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट को देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हम बनाते कैसे हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास सेल्स, यू कैन से कि रेवेन्यू आ जाएगा। देन आप इसके बाद माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग के अंदर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन, ओवरहेड आ जाएंगे। देन आप क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे, और एक और चीज़ हम लेस करेंगे वेरिएबल बस यहीं तक है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का क्या मतलब है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, मतलब आपको देख के समझ आ जाए कि ये चीज़ यूज़ हुई होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पेन देखते हैं तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि इसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ होगा, इसमें इंक यूज़ होगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो कि प्रोडक्ट को देख के पता नहीं लगाई जा सकती कि इसमें क्या यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल आप एक किसी भी प्रोडक्ट को देख कर ये नहीं बता सकते कि इसमें कितने कॉस्ट की लेबर यूज़ हुई है, कितने अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है, कितने अमाउंट का रेंट यूज़ हुआ है। तो दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती फ्रॉम द प्रोडक्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट। अच्छा, इन चीज़ों इन दोनों को इन सबको ऐड करेंगे, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। फिर हम इस सेल्स की अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद जो भी कंपनी के फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, लेट्स से फिक्स एडमिन है, फिक्स सेलिंग है, जितनी भी फिक्स कॉस्ट हैं सबको माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा एज पर मार्जिन स्टेटमेंट। और ये अमाउंट नेगेटिव में आती है तो ये क्या हो जाएगा? लॉस फॉर द ईयर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मेट है कि रेवेन्यू, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करा तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया। देन कंट्रीब्यूशन में से बिजनेस की जितनी भी फिक्स कॉस्ट हैं उनको हटा देंगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। इसका क्या फॉर्मेट है? हमारे पास स्टार्ट वहीं से होगा, सेल्स, रेवेन्यू, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, की मर्जी है। इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगेन आपके पास सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ अभी,
उसके बाद आएंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। और फिर हम इसके बाद माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। जब आप उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो यू गाइस विल बी हैविंग ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर एक एडिशनल चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज ओवर या अंडर एब्जॉर्ब। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि ऐड होगा या लेस होगा। वो जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी सिचुएशंस में वो अंडर एब्जॉर्ब आएगा, कौन सी सिचुएशन में ओवर एब्जॉर्ब आएगा। अच्छा, ये ओवर अंडर एब्जॉर्ब किस चीज़ का होता है? ये ओवर अंडर एब्जॉर्ब होता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, इस चीज़ का ओवर अंडर एब्जॉर्ब अराइज होता है। तो या तो ये ऐड होगा या तो ये लेस होगा, और उसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे लेस अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एज पर एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट और लॉस एज पर एब्जॉर्प्शन। अच्छा देखिए, यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, मार्जिनल कॉस्ट ट्रीट करता है फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट। मतलब जितनी भी बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है उसको यहाँ पर एक साथ सब्ट्रैक्ट कर देगा कंट्रीब्यूशन में से और प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या करता है, बिजनेस की जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होती हैं, वो सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होती हैं, उसको यूनिट्स पे एलोकेट करता है और यहाँ पर ही उसको कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बना के यहाँ पर ही उसको सब्ट्रैक्ट कर लेता है। अब प्रोडक्शन में डिफरेंस आने की वजह से, बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस आने की वजह से ये ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब अराइज होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल के अंदर लेटर डिस्कस करेंगे। तो सिंपल बेसिक डिफरेंस क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट एज अ पीरियड कॉस्ट, सारी फिक्स कॉस्ट एक साथ माइनस होती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि फिक्स प्रोडक्शन जो ओवरहेड्स होती हैं, सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, उसको यूनिट्स पे एलोकेट किया जाता है और उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाया जाता है। एक हम पास्ट पेपर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा था। हमारे पास पेपर है पेपर 2 वेरिएंट 2 अक्टूबर नवंबर 2020। अच्छा, प्रीवियस ये टाइम 1 घंटा 30 मिनट होता था, लेकिन अब पेपर में आपको 1 आवर 45 मिनट्स टाइम होता है पेपर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लेकिन 4 हम क्वेश्चन नंबर पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला एक पर्टिकुलर पार्ट करेंगे जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, केविन करंटली यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग बट कंसिडरिंग चेंजिंग टू एब्जॉर्प्शन। अभी केविन मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करता है और कंसिडर कर रहा है कि एब्जॉर्प्शन पे शिफ्ट हो जाए। ये बेसिकली दो मेथड्स हैं कॉस्टिंग के। बिजनेस की मर्जी होती है कि वो कौन सा मेथड फॉलो करे। द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन पर यूनिट इज अवेलेबल। अब देखें, यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पर यूनिट पर गिवन है। सेलिंग प्राइस है आपके पास 20, डायरेक्ट मटेरियल है 6 और डायरेक्ट लेबर है 3, और बजटेड प्रोडक्शन आपको दी हुई है 20,000 यूनिट्स पर मंथ, और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं
1 लाख पर मंथ। एट 1 जनवरी देयर वॉज नो इन्वेंट्री है। 1 जनवरी स्टार्टिंग डेट है, इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करें तो देयर वॉज नो इन्वेंट्री, इसका मतलब क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री 1 जनवरी पे ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, सिर्फ 1 जनवरी की बात हो रही है। अब ये कह रहा है द फॉलोइंग एक्चुअल रिजल्ट। अच्छा, बजटेड क्या था कि कंपनी ने एस्टिमेट किया था, अजम्पशन ली थी कि 20,000 पर मंथ हम प्रोड्यूस करेंगे और 1 लाख की फिक्स कॉस्ट आएगी। अच्छा, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है? अब एक्चुअल रिजल्ट्स आर अवेलेबल फॉर जनवरी एंड फरवरी। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी आपको एक्चुअल रिजल्ट गिवन है। बजटेड क्या होता है? एस्टिमेशन एंड अजम्पशंस होती हैं जो कंपनी ने ये अज्यूम किया था, और एक्चुअल रिजल्ट्स हुए क्या? जनवरी के अंदर हमने बिजनेस ने कितनी सेल्स की? 15,000 यूनिट्स, और फरवरी में 21,000। प्रोडक्शन यूनिट्स जनवरी में 18,000 और फरवरी में भी 18,000। देखें बजटेड कितने थे? अजम्पशन ये थी, हमने एस्टिमेट ये किया था कि हमारे प्रोडक्शन होगी 20,000, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है? एक्चुअल प्रोडक्शन 2,000 है। ये तो यहाँ पर बजटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन में डिफरेंस है। जब भी ये ऐसा डिफरेंस होता है तो ओवर और अंडर एब्जॉर्ब अराइज होता है। अब देखें फिक्स्ड ओवरहेड क्या है? 100,000 के हैं, जो बजटेड किया था वही दोनों मंथ्स में है, 100,000 फॉर जनवरी एंड 100,000 इन फरवरी। अब हमें क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द मंथ्स। दोनों मंथ्स की बनानी है, जनवरी की भी फरवरी की, यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का हम यहाँ फॉर्मेट सामने खोल लेते हैं, इसके हिसाब से हमें इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। आप देखें यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपके पास रेवेन्यू आता है। यहाँ पर हम रेवेन्यू लिख देंगे। अच्छा, रेवेन्यू हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, और आपको जनवरी के भी यूनिट्स बताए हुए हैं और फरवरी के भी यूनिट्स बताए हुए हैं। तो अगर आप इन यूनिट्स को पर यूनिट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जनवरी का रेवेन्यू आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप पर यूनिट से तो आपके पास फरवरी का रेवेन्यू आ जाएगा। तो 15,000 इंटू 20 एंड 21,000 इंटू 20, तो ये आपके पास जनवरी का रेवेन्यू 15,000 वाला, और 21,000 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो आपके पास फरवरी का रेवेन्यू आ जाएगा। जनवरी का रेवेन्यू 15,000 इंटू 20 हमारे पास आ रहा है $3,00,000, और फरवरी का रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है $4,20,000। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? मार्जिनल के अंदर हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो लेस वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि 1 जनवरी पे देयर इज नो इन्वेंट्री हेल्ड। 1 जनवरी पे अगर कोई इन्वेंट्री नहीं है तो 1 जनवरी पे नो ओपनिंग इन्वेंट्री। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी पे ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं तो यहाँ पर हम डैश डाल देंगे। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। अच्छा, आपको डायरेक्ट मटेरियल भी पर यूनिट गिवन है, तो अगर आप उसको टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट आ जाएगी। जी बिल्कुल, डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट देखें यहाँ पर। अब देखें डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट क्या है? 6 पर यूनिट है, और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? 18,000 है। रेवेन्यू में हमने किससे मल्टीप्लाई किया? रेवेन्यू में हमने मल्टीप्लाई किया 15,000 से और 21,000 से, क्योंकि रेवेन्यू उन यूनिट्स पे हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने एक्चुअल सेल्स की हैं, लेकिन मटेरियल किस पे कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल लेबर जो कि हमने प्रोड्यूस की है। तो मटेरियल की अमाउंट 6 है, 6 इंटू 18,000, और डायरेक्ट लेबर की अमाउंट निकालने के लिए 3 इंटू 18,000 जनवरी के लिए। $18,000 into 6 and 18,000 into 3।
और फेब के लिए भी यही करेंगे क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन क्या है, दोनों की प्रोडक्शन सेम है। फरवरी में भी 18,000 है तो 18,000 इंटू 6 एंड 18,000 इंटू 3, तो यही कैलकुलेशन होगी। तो कैलकुलेट करें अगर तो ये हमारे पास आ रहा है 6 इंटू 18,000 दैट इज 108,000 एंड ये आ रहा है 54,000। यहाँ पर भी सेम होंगी क्योंकि अमाउंट सेम है, फरवरी के अंदर भी 54,000। अच्छा देखें, अभी फरवरी का ना ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉलम मैंने अभी तक इसको फिल नहीं किया है क्योंकि जो जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी ना वही फरवरी के लिए ओपनिंग होगी। अभी आगे इसको देखते हैं। हमारे पास सवाल के अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स था, इसके बाद ये हमारे पास सवाल में है ही नहीं तो इसको सिंपली छोड़ देंगे, देन हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अच्छा देखें, सवाल में आपके पास गिवन है 18,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करे हैं, 18,000 प्रोडक्शन हमारी 18,000 थी, सेल कितनी है 15,000, तो रिमेनिंग जो 3,000 होंगे वो मंथ एंड पे बच जाएंगे, ये बेसिकली हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। अच्छा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ये 3,000 है इसमें ये लेबर भी है एंड डायरेक्ट मटेरियल भी है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 9,000 होगा, सॉरी 9 होगा। तो 3,000 यूनिट्स हैं एट द कॉस्ट ऑफ 3,000 यूनिट है एट द कॉस्ट ऑफ 9, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी 3,000 यूनिट्स। ये 3,000 कहाँ से आया, 18 प्रोडक्शन थी और 15 आपका क्या था, सेल्स थी, इस वजह से ये 18,000 आपके पास, सॉरी 3,000 आपके पास राइज हुआ। तो और 9 कैसे आया, 6 + 3, क्योंकि 6 डायरेक्ट मटेरियल और 3 आपकी क्या है डायरेक्ट लेबर, तो 3 × 9 आपके पास आ जाएगा 27,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम क्या करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करते हैं। हम इन दो अमाउंट्स को हम क्या करेंगे, इन दो अमाउंट्स को ऐड करेंगे और इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 135,000। ये 135,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। 300,000 में से अगर आप ये 135,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन अराइज हो जाएगा, दैट इज 165,000। अब इस 165,000 में से मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन के बाद आप क्या माइनस करते हैं, सिर्फ फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। और फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आपके पास फॉर द मंथ ऑफ जनवरी भी 100,000 है एंड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी भी 100,000 ही है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लेस फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आ जाएगा, दैट इज 65,000। अच्छा, अब देखें फरवरी में जो जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 3,000 यूनिट्स, वो फरवरी के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। तो जो ये अमाउंट 27,000 यहाँ आ रहा है वो फरवरी में यहाँ पर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो जनवरी के लिए क्लोजिंग है वो फरवरी के लिए ओपनिंग होगी। अब यहाँ पर देखें फरवरी में हमारी सेल्स कितनी है, फरवरी में हमारी सेल्स हैं 21,000, हमने प्रोड्यूस कितना किया है 18,000 और हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 3,000, तो टोटल हमारे पास यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं 21,000 फरवरी के अंदर, और यही यूनिट्स हमने सेल कर दी हैं, यही यूनिट्स हमने सेल कर दी हैं। तो जितने यूनिट्स अवेलेबल थे उतने ही सेल कर दिए, तो आपके पास कोई इन्वेंट्री पीछे बची ही नहीं होगी। तो फरवरी के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री तो है, वो कहाँ से आई, जनवरी की क्लोजिंग थी वो फेब के लिए ओपनिंग बन गई, लेकिन आपके पास जितने अवेलेबल यूनिट्स थे वो सारे ही सेल कर दिए, तो फरवरी में आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई नहीं है। अब आप इन सारी अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो ये सारी अमाउंट्स का टोटल आपके पास आ रहा है 189,000। इसको हम लेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 420,000 माइनस 189,000 दैट इज 231,000, और हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट थी फरवरी के अंदर भी 100,000 थी, इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी दैट इज 131,000। यहाँ तक ये हमारी मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट करेंगे, फॉर्मेट तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे।